मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम रविंद्रनाथ टैगोर को देख रहे थे। आज हम उनकी शिक्षा के मूल्यांकन, उनके जो शिक्षा दर्शन है उसका मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनका जो शिक्षा दर्शन है उसको किस तरह से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन का होना हर क्षेत्र में बहुत अनिवार्य है। किसी भी क्षेत्र, किसी भी विषय पर या किसी भी कार्य की सफलता मूल्यांकन पर ही निर्भर करती है। अतः हम आज रविंद्रनाथ टैगोर के इस शिक्षा दर्शन के मूल्यांकन के दृष्टिकोण से जो विचार हैं उनको हम जानेंगे। वो आदर्शवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे, प्रकृतिवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे और प्रयोजनवादी विचारधारा से भी प्रभावित थे। एक तरह से ये कहा जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर एक दृष्टिकोण से आदर्शवादी थे तो दूसरे दृष्टिकोण से भी प्रयोजनवादी थे, लेकिन उनका जो विचारधारा थी जिस पर कि सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वह प्रकृतिवादी विचारधाराओं का पड़ा, क्योंकि वे प्रकृति की गोद में प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक तरीके से ज्ञान को अर्जित करने पर बल देते थे। इसीलिए उनकी शिक्षा के जो सिद्धांत है उस पर तीनों ही का प्रभाव देखने को मिलता है और सर्वाधिक प्रभाव प्रकृतिवाद का देखने को मिलता है। तो इसी आधार पर सबसे पहली बात जो थी वे आदर्शवादी थे, उन पर प्रकृतिवादी थे, क्योंकि प्रकृति से अधिक समय में रहने पसंद करते थे और उन पर प्रयोजनवाद का भी प्रभाव था। ठीक है ना, क्योंकि तीनों ही बातें और मूल रूप से प्रकृतिवाद से आदर्शवाद का पालन करते हुए प्रकृतिवादी विचारधारा के लिए समर्थक थे, अर्थात ये अध्यात्म से ही जुड़े रहना पसंद करते थे। इसीलिए उनका मानना ये था कि आध्यात्मिक पहली चीज ये आध्यात्मिक विकास पर बल देते थे और इस आध्यात्मिक विकास के लिए वे किसका सहारा लेना पसंद करते थे? प्रकृति का। प्राकृतिक वातावरण, ठीक है ना। तो के आध्यात्मिक विकास के लिए वे आध्यात्मिक विकास पर उनका जो शिक्षा दर्शन था वे उसके अनुसार वे आध्यात्मिक विकास पर बल देते थे और उस आध्यात्मिक विकास के लिए वे प्राकृतिक वातावरण पर बल देते थे। कहने का मतलब कि आध्यात्मिक विकास के लिए प्राकृतिक वातावरण का होना अनिवार्य है, यानी कि प्राकृतिक रूप से किसी भी चीज को सीखने और समझने का अवसर मिलना चाहिए। अगली बात जो इसके अंतर्गत उन्होंने कही थी वह था कि शिक्षा को सामाजिक व बहुउद्देशीय प्रक्रिया स्वीकार किया। शिक्षा को सामाजिक व शिक्षा सामाजिक व बहुउद्देशीय प्रक्रिया है, अर्थात
कहने का मतलब ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा सामाजिक जीवन को जीने के लिए, समाज क्या है, समाज का विकास कैसे होता है, समाज की आवश्यकताएं क्या है, समाज के मूल्य क्या है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं, इन सभी को सीखना या इन सभी के साथ समायोजन करना, इन सभी को प्राप्त करने के लिए जो भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वही शिक्षा मूल रूप से होनी चाहिए। तो अर्थात जब ये सामाजिक शिक्षा है, अर्थात कि सभी क्षेत्र से, क्योंकि समाज सभी से जुड़ा हुआ है, समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है, समाज देश से जुड़ा हुआ है, समाज संस्कृति से जुड़ा हुआ है, समाज सभ्यता से जुड़ा हुआ है, अर्थात समाज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, समाज व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, समाज विज्ञान से जुड़ा हुआ है, अर्थात समाज के लिए समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से जो ज्ञान दिया जाता है वही शिक्षा पर बल दिया है रविंद्रनाथ टैगोर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, साथ ही बहुउद्देशीय प्रक्रिया भी मानते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में किसी एक उद्देश्य को लेकर ही संपूर्ण ज्ञान को अर्जित नहीं करता है। उसके अलग अलग बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति उस ज्ञान की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण हो पाती है। इसीलिए शिक्षा न केवल एक सामाजिक प्रक्रिया है बल्कि बहुउद्देशीय प्रक्रिया भी है, अर्थात शिक्षा को उन्होंने सामाजिक और बहुउद्देशीय प्रक्रिया माना। अगली बात इसके अंतर्गत आती है मानव विकास पर भी उन्होंने बल दिया है। यानी कि मानव विकास क्यों, यूं कहा जाए कि मानव विकास भारतीय परिवेश के अनुकूल, भारतीय व्यवस्थाओं मानव विकास पर उन्होंने बल दिया है, लेकिन वह विकास कैसा, भारतीय वातावरण या भारतीय परिवेश के अनुकूल इसका विकास होना चाहिए, क्योंकि विदेशी व्यवस्था, विदेशी परंपराएं, विदेशी शिक्षा व्यवस्थाओं की वजह से जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ह्रास हुआ या उसका नुकसान हुआ है, या यूं कहा जाए कि एक तरह से जिसको निष्क्रिय कर चुके थे, ऐसी अरुचिकर और नीरस शिक्षा से बेहतर है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति या भारतीय व्यक्ति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, मूल्य है, सभ्यताएं हैं, हमारे अपने जो संस्कार हैं उन पर आधारित शिक्षा है, हमारी अपनी आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। यानी कि भारतीय वातावरण के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था का विकास होना चाहिए, अर्थात मानव का विकास ऐसा हो जो उसे भारतीय बनाए, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी, विदेशी शिक्षा व्यवस्था थी, वह बहुत ही नीरस, अरुचिकर और बहुत बोझिल शिक्षा थी, जिससे कि मनुष्य ज्ञान को सीख अवश्य लेता था, बुद्धि में भर अवश्य लेता था, लेकिन वास्तविक जीवन में उसका उपयोग वो नहीं कर सकता था। ऐसी शिक्षा मनुष्य के लिए किसी भी प्रकार की उपयोगी शिक्षा नहीं मानी जा सकती। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मानव विकास की शिक्षा होनी चाहिए, और वो इस तरह से हो जो भारतीय वातावरण के अनुसार या भारतीय परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आती है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। माध्यम मातृभाषा, यानी कि शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होनी चाहिए, विदेशी भाषा नहीं होनी चाहिए। विदेशी भाषा के ये
कट्टर विरोधी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अगर हमको वैश्विक स्तर पर आगे जाकर अगर अपनी सभ्यता को एक स्थान दिलाना है, परिचित कराना है, तो निश्चित है कि हमें वहाँ की भाषा हमें आनी चाहिए। लेकिन बालक के विकास की जहाँ तक बात आती है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण की जहाँ तक बात आती है, समाज और सभ्यता संस्कृति के विकास और उसके कहा जाए कि उन्नति की जब बात आती है, तो मनुष्य वही भाषा सीख सकता है, उसी भाषा में हर बात को समझ सकता है जिस भाषा को उसने बचपन से ही सुना और बोला होता है। अर्थात वे शिक्षा का माध्यम मूल रूप से या यूं कहा जाए कि आवश्यक रूप से मातृभाषा को ही मानते थे। प्रारंभिक शिक्षा को अधिकतर के 100% में मातृभाषा में मानते थे, लेकिन बाद में जब उच्च शिक्षा के स्तर पर आकर जब योग्य समझदार हो जाता है, उस समय पे विदेशी भाषा में शिक्षा के विकास में विदेशी भाषा के प्रयोग सीखने पर वे इनकार नहीं करते थे, लेकिन शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही मानते थे। सीखने में उन्हें ऐतराज नहीं था, लेकिन शिक्षा का माध्यम जो है वह मातृभाषा ही होना चाहिए, और इसी पे उन्होंने पढ़ा। फिर बात आती है धार्मिक स्त्री व्यवसाय स्त्री जन शिक्षा, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा के लिए ये जो कहते थे कि शिक्षा होनी चाहिए, वो किस पर आधारित होनी चाहिए? धार्मिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा यानी कि आदर्शवादी थे, आदर्शवाद का भी समर्थन करते थे, इसीलिए आदर्शवाद का अध्ययन के माध्यम से आदर्शवादी विचारधारा आध्यात्म पर आधारित शिक्षा पर बल देते थे। इसीलिए वे धार्मिक शिक्षा पर बल देते थे, क्योंकि वे मानते थे कि जो हमारे मूल्य, हमारे संस्कारों का निर्माण है, वह हमारी धार्मिक शिक्षाओं के माध्यम से ही बालकों के मूल्यों और बालकों में संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए वे धार्मिक शिक्षा पर बल देते थे। फिर वे व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवसाय से ही हो सकती है, इसीलिए वे व्यावसायिक शिक्षा पर बल देते थे। उन्होंने उस समय जो स्त्री शिक्षा का बहुत कहना चाहिए बहुत बुरी स्थिति थी, या यूँ कहा जाए कि स्त्रियों के मध्य शिक्षा का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं था, इसीलिए वे स्त्री को, क्योंकि यह स्पष्ट है कि भारत की आधी जनसंख्या कौन है? स्त्रियां। अगर यही आधी जनसंख्या अशिक्षित है, तो राष्ट्र के विकास की कल्पना तक करना मुश्किल होगा, या यूँ कहेंगे कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि उस राष्ट्र के एक व्यक्ति का, एक बच्चे का सहयोग मिलना चाहिए। अब ऐसे में स्त्रियां ही अशिक्षित रहेंगी, तो वे राष्ट्र के विकास में अपनी क्या भूमिका निभा सकती है, किस प्रकार से सहयोग प्रदान कर सकती है। इसीलिए उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर भी बल दिया, और उनकी जो है उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास करने के प्रावधान सुझाए। फिर बाद में है जन शिक्षा, यानी कि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार उस समय बहुत कम था, क्योंकि गुरुकुल व्यवस्थाएं थी। गुरुकुल प्राचीन काल से ही जो गुरुकुल व्यवस्था थी, उनमें सिर्फ योग्य व्यक्तियों को ही शिक्षा अर्जित करने का अधिकार था। फिर धीरे धीरे मठों का चलन आया, या कहा जाए कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों का समय आया, तब भी योग्यता जो योग्य था वही व्यक्ति उन विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर सकता था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा पढ़ने में आता है, कहा जाता है कि नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों में जब प्रवेश के लिए व्यक्ति जाता है, तो छात्र को पहले वहां के द्वारपाल से शास्त्रार्थ करना होता था, यानी कि द्वारपाल को शास्त्रार्थ में अगर वो हरा दे या द्वारपाल को लगे कि हाँ इसकी योग्यता है, तभी वो उस द्वार से अंदर प्रवेश देने की अनुमति उसे प्रदान करता। कहने का मतलब यह है कि तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों की जब परंपरा आई, तो उस समय में योग्य व्यक्तियों को ही
अधिकार। फिर बाद में मुस्लिम साम्राज्य के आते आते मस्जिद और मकतबों का भी प्रचलन बढ़ा, तो वहां पर भी वही था कि सभी को, स्त्रियों को तो शिक्षा अर्जित करने का कतई अधिकार नहीं था, और उसमें भी वही था कि जो सीख सकता है, जिसमें योग्यता है, वही व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर सकता है। इस कारण से एक स्थिति जो थी यहाँ पर, शिक्षा की स्थिति जो थी वह बड़ी दयनीय थी। यहाँ पर शिक्षित व्यक्तियों का जो प्रतिशत था वो बहुत कम था, इसीलिए उन्होंने जन शिक्षा पर भी बल दिया, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए संपूर्ण जनता का सहयोग होना अनिवार्य, और उसके लिए अनिवार्य है कि हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने धार्मिक, व्यावसायिक, स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा पर बल। अगली बात जो इसके अंतर्गत आई वह है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना हेतु शिक्षा, ठीक है ना। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भावना हेतु शिक्षा पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है, इसकी नीति, इसकी परंपरा, इसकी व्यवस्थाएं क्या है, इसका शासन व्यवस्थाएं क्या है, यानी कि एक राष्ट्रीय गुण व्यक्ति में होने चाहिए, क्योंकि संपूर्ण जानकारी जब तक वो हासिल नहीं करेगा तब तक उसमें राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा। इसीलिए राष्ट्र से संबंधित जितनी भी जानकारी एक राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रीयता के गुणों के विकास के लिए जिस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है, वे समस्त प्रकार की शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय भावना के लिए भी उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। क्यों? कि हम अगर अपने राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करना होगा। उसके लिए अनिवार्य है कि हम दूसरों की सभ्यता और संस्कृति को भी समझें, उनको आदर सम्मान प्रदान करें, और वो कब होगा, जब हम उन्हें समझ पाएंगे। और समझ पाने के लिए आवश्यक है कि हमें उनकी सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसीलिए ये कहा गया, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जहां हम राष्ट्रीयता के गुणों के विकास की बात करते हैं, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के गुणों का विकास भी होना चाहिए, तभी विश्व शांति बनी रह सकती है, प्लस राष्ट्र परस्पर एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। अगली बात यहाँ पर जो थी वो थी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर बल। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा यानी कि शिक्षा वह जो उद्देश्य पर आधारित हो, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए उसको सफलता के लिए अनिवार्य है क्या है कि हम उसकी पूर्णता के लिए अनिवार्य है कि निश्चित उद्देश्यों को लेकर चले। तो शिक्षा भी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। निरुद्देश्य जो है, कहा जाता है कि निरुद्देश्य जो व्यवस्थाएं हैं वह एक तरह से उस नौका की तरह होती है जो कि जिसमें बिना नाविक के उस नौका की तरह है, जो हवा के थपेड़ों के साथ में कहीं भी चलकर किसी भी किनारे पर लग सकती है। यानी कि जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, उसका वहां तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। तो वही चीज है कि शिक्षा में भी उद्देश्य होना अनिवार्य है, तभी उसकी सफलता संभव है। अगली बात इसमें आई है, बड़ा है उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम। उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम कि उद्देश्यों पर आधारित पाठ्यक्रम, यानी कि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम इस तरह से निर्मित किया जाए जिससे कि उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके। अगली बात जो इसमें है वह है आपका पॉइंट उद्देश्यों की व्यापकता।
कि उनकी जो शिक्षा का जो स्वरूप था उसमें उन्होंने देखिए एक तो उद्देश्यपूर्ण शिक्षा पर उन्होंने बल दिया, फिर उनका जो पाठ्यक्रम था उसी उद्देश्य की पूर्ति के आधार पर उनका पाठ्यक्रम आधारित था, और फिर उसकी व्यापकता जो थी वो उद्देश्यों की व्यापकता थी, उसमें सीमित नहीं थे। उनके सभी क्षेत्रों से संबंधित विकास पर उन्होंने अपने उद्देश्य और पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारित किया था। जहाँ कला शिक्षा पर भी बल देते थे, वे समाज सेवा पर भी उन्होंने आधारित शिक्षा व्यवस्था उन्होंने सुझाई है या पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बल दिया। इसीलिए उनके उद्देश्यों में व्यापकता थी, संक्षिप्त उद्देश्य नहीं थे कि केवल उसके मस्तिष्क को देशभक्ति पर आधारित होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बालक को देशभक्ति पर आधारित उसकी मानसिकता होनी चाहिए, सिर्फ इस चीज को लेकर उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने हर संपूर्ण जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन को एक सफल, रोचक, आकर्षक और प्रभावी जीवन जीने के लिए जितनी भी क्षमताओं की आवश्यकता है उन समस्त क्षमताओं की प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा का जो सिद्धांत है वो या अपना जो दर्शन है वो प्रस्तुत किया था, अर्थात इनके उद्देश्यों में व्यापकता पाई जाती है। फिर बात में इनके आगे कि ललित कलाओं और विज्ञान को स्थान, ललित कलाओं व विज्ञान को स्थान, इनकी शिक्षा सिद्धांत के आकर्षण के अंतर्गत ललित कला और विज्ञान को भी पूर्ण स्थान दिया गया था, बकायदा पाठ्यक्रम में उसे स्थान दिया गया था। स्व अनुशासन पर बल, स्व अनुशासन पर उन्होंने बल दिया कि बालक को कठोर दंड या कठोरतापूर्ण जोर जबरदस्ती हम कहना चाहिए अनुशासन में नहीं रख सकते, उसे स्वयं अनुशासन के लिए प्रेरित करना होगा जिससे कि वह स्व अनुशासन रह सके। उसी के उन्होंने समस्त बहुत सारे सुझाव प्रस्तुत किए थे। फिर बाद में स्वतंत्र अधिगम पर बल, स्वतंत्र अधिगम पर बल, ठीक है ना। स्वतंत्र अधिगम पर उन्होंने बल दिया कि व्यक्ति में उसको अधिगम के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि उसे स्वतंत्र रहकर अपने अनुकूल अपनी इच्छा के अनुसार सीखने के समस्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए, जो हमने उनके पाठ्यक्रम में देखा था। और फिर अंतिम माध्यमिक शिक्षा का पुनर्निर्माण किया। और अंतिम बात जो आती है वह यही है कि उनके संपूर्ण व्यवस्थाओं को देखकर, उनके संपूर्ण शिक्षा दर्शन को देखकर हम एक ही बात कह सकते हैं कि उन्होंने शिक्षा का पुनर्निर्माण किया, यानी कि एक तरह से ये कहा जाए कि मृतप्राय हो चुकी है, समाप्त हो चुकी शिक्षा को पुनर्जीवित किया, उसका पुनर्निर्माण करने का जो कार्य था, महत्वपूर्ण कार्य था, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन का जो मूल्यांकन है हम उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा का एक नया ढांचा या नया स्वरूप जो हमारे सामने है, या ये कहा जाए कि शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन देश में बढ़ता जा रहा है, इसका जो प्रयास था वो तात्कालिक समय में गांधी जी के द्वारा भी किया गया, वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए या अपने विचार समाज के सामने प्रस्तुत किया। और आज उसी का परिणाम है कि देश में शिक्षित व्यक्तियों और स्त्री शिक्षा पर जो विशिष्ट नया स्वरूप जो सामने आ रहा है उसकी शुरुआत वहीं से हुई। इसके साथ ही आज का जो हमारा होमवर्क होगा वह है टैगोर की शिक्षा दर्शन का टैगोर के
दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है ना। टैगोर की शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित